नमस्कार, आज है तारीख 4 जुलाई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दी आधिकारिक मान्यता। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। रूसी फेडरेशन दे इकदाम से अफगानिस्तान इस्लामी इमारत पर रस्मियत पेजांदो हर कलाई को। विशेषज्ञ से समझेंगे भू राजनीति के लिहाज से ये घटना कितनी अहम है। गजा में राहत सामग्री पहुंचा रही एजेंसी से जुड़े एक पूर्व कर्मी ने फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने को लेकर बीबीसी से कहा, मेरे साथियों ने की फायरिंग। जब ये आदमी इस समूह पर गोलियां बरसा रहा था तब वो आदमी नीचे गिर गया। वो बेसुध हो चुका है। उसके बाद वहां खड़े दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि शायद तुमने एक और को मार गिराया है। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल की, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है। There could be no better birthday present for America than the phenomenal victory we achieved just. अमेरिका के लिए जन्मदिन का इससे बेहतर तोहफा कुछ और हो नहीं सकता है। जानेंगे इस बिल में क्या है, कुछ रिपब्लिकन ही क्यों कर रहे इस बिल का विरोध। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया का हाल संदीप राय से। हमास ने कहा है कि वह गजा में अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े नए प्रस्ताव पर अन्य फलस्तीनी गुटों से विचार विमर्श कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि उन्हें 24 घंटे में पता चल जाएगा कि हमास योजना पर सहमत हुआ है कि नहीं। इस बीच इस्राएली सेना की ओर से गजा पट्टी में कई ठिकानों पर की गई गोलीबारी में 69 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गजा में राहत वितरण केंद्रों पर हो रहे निरर्थक हत्याओं की निंदा की है और कहा है कि दक्षिणी गजा का मुख्य अस्पताल घायलों से भरा हुआ है। शिकागो में एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। शिकागो पुलिस ने बताया है कि बुधवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 11 बजे ये घटना घटी। रैपर मेलो बकज की एल्बम रिलीज पार्टी के बाद नाइट क्लब से लोगों की भीड़ बाहर निकल रही थी, तभी एक गहरे रंग की कार क्लब के पास से गुजरी और उसमें सवार बंदूकधारियों ने बाहर मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में हालिया बारिश की वजह से अब तक करीब 70 लोगों की मौत हुई है। सीएम के मुताबिक 37 लोग लापता हैं और 110 लोग घायल हुए हैं। उनके अनुसार प्रदेश में तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण सड़क और जल परियोजनाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी तक बरसात में जब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद को विवादित ढांचा बताने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह अर्जी इस स्तर पर खारिज की जा रही है। फरवरी 2020 में एक स्थानीय कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है और इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। नीदरलैंड्स और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस ने आंसू गैस के गोले और खतरनाक रासायनिक पदार्थ क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के हवाले से कहा है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने 9000 रासायनिक हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद यूक्रेनी सैनिकों को बंकरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना था। नीदरलैंड्स की सरकार ने कहा है कि यह पूरे यूरोप और दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। कर्नाटक में एक बाघिन और उसके 4 शावकों को जहर देने की घटना की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि लापरवाही बरतने के लिए 4 वन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित किया जाए। जांच में कहा गया है कि ठेके पर रखे गए सुरक्षा गार्डों को समय पर वेतन नहीं देने से उन्होंने गश्त में ढिलाई बरती। जांच में यह भी पता चला है कि बाघिन ने एक गाय को मार डाला था, जिसके बाद किसान ने उस पर कीटनाशक छिड़क दिया था।
रूस ने बीते कल कहा कि उसने रूस के लिए अफगानिस्तान के नए दूत गुल हसन हसन की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही रूस अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। गुरुवार को काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान के लिए रूस के दूत दिमित्री जिरनोव से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद जिरनोव ने इसकी जानकारी दी। मुत्तकी ने रूस के इस फैसले को हौसले वाला फैसला बताया है। هر څه نه مخکې موږ د روسي فدراسیون د دې اقدام سے د افغانستان اسلامی امارت په رسمیت وپیژاندو। रूस के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। सत्ता में आने के बाद से हमने स्थिरता शांति के लिए काम किया है। हमने विदेश नीति को केंद्र में रखा है और सभी देशों में अपने दूत भेजे हैं। रूस का फैसला हमारे सकारात्मक रिश्तों, परस्पर सम्मान और सहयोग का नया चरण है। तो ये आमिर खान मुत्तकी थे। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है और रूस ने कहा है कि हम मानते हैं कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की सरकार को आधिकारिक मान्यता देना हमारे देशों के बीच सकारात्मक द्विपक्षीय सहयोग के विकास को गति देगा। आपको याद होगा मानसी, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था और तब से वो मान्यता पाने के लिए कोशिश में है। उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं और शरिया कानून लागू करने के लिए उसकी काफी आलोचना की गई है। और संदीप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उस पर प्रतिबंध लगाए थे और सभी देशों ने जब ये वाकया हुआ था तो अफगानिस्तान में मौजूद अपने अपने दूतावास सबने बंद कर दिए। रूस ने ऐसा नहीं किया था और उसके साथ ही चीन, यूएई, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भी कूटनीतिक संपर्क अफगानिस्तान से पूरी तरह से नहीं तोड़े थे। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपने दूत बनाए रखे थे। जी, इससे पहले इसी साल अप्रैल में रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया था। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना था कि उसके बाद ही अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह संबंध बहाल करने के लिए रास्ते खुले हैं। और रूस का ये जो फैसला है अभी का अफगानिस्तान के साथ संबंध बहाल करने का, औपचारिक मान्यता देने का, उसका चीन ने स्वागत किया है। चीन ने कहा है कि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अफगानिस्तान को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और चीन ने अपने बयान में ये भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ उसके यानी चीन के रिश्ते कभी भी पूरी तरह नहीं टूटे थे। उसके दोस्ताना रिश्ते उसने बनाए रखने की बात की है अफगानिस्तान के साथ। और भारत को देखें तो तालिबान से पहले की सरकार के साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे और इसी साल जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की और थी। ये मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। जी, और इसे दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा गया था। और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में भारत जो जरूरी हो वो करेगा। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से। राजन जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एशिया का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में अमेरिका और चीन से सहयोग को लेकर सबके अलग अलग अपने अपने हित हैं और ऐसे में रशिया की ये जो घटना है अफगानिस्तान को मान्यता देने की, ये पॉलिटिक्स के लिहाज से कितनी अहम है? देखिए, भू राजनीति के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अगर रूस तालिबान के जो रेजिम है उसको अगर रिकॉग्नाइज करता है तो इसका मतलब यह है कि अब धीरे धीरे दूसरे बहुत सारे देश जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, चीन, पाकिस्तान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश इत्यादि, उसको धीरे धीरे वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको यह भी कहने को मिला है, तो रूस भी रिकॉग्नाइज कर चुका है। चीन, उज़्बेकिस्तान, यूएई तो पहले से ही वहाँ पे एम्बेसी वहाँ पे खोल के रखा है। तो वैसे में एक तरह से अब तो देखेंगे कि धीरे धीरे दूसरे देश भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और रूस ने ऐसा किया है। उसके कई कारण है। पहला यह कि मैं बता दूं कि वो जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ब्रॉडली यूरेशिया का क्षेत्र, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र जिसको बोला जाए, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र और यूरेशिया का, जिसमें मैं एक्सटेंडेड अफगानिस्तान को भी देख रहा हूँ, तो उस पूरे क्षेत्र में रूस को लगता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका वहां से बाहर जा चुका है और ईरान के साथ जो झगड़े हुए हैं, वैसे में अब ईरान के साथ भी अमेरिका के अच्छे संबंध होने के कोई भी आसार नहीं है। तो वैसे में इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, रूस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि रूस को जो एक नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी देश है अफगानिस्तान का, वह है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो रूस के पास है। वहाँ पे उसके बॉर्डर पे रूसी फोर्सेस होते हैं। तो रूस को यह भी लगता है कि अगर तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ा और तालिबान अगर रूस के संबंध अच्छे नहीं रहे
तो वैसे में तालिबान उधर भी यानी कि सेंट्रल एशिया की तरफ वो जा सकते हैं। और जो रेडिकलाइजेशन है, रेडिकल जो तालिबानी पॉलिटिक्स है, वह सेंट्रल एशिया के देशों को भी प्रभावित कर सकता है। और सेंट्रल एशिया के देश जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि, तो उसपे वो रूस का काफी प्रभाव अभी भी है। और तीसरा एक ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है कि अफगानिस्तान से ड्रग काफी सेंट्रल एशिया और रूस की ओर जाते हैं, तो उसको भी रोकने की कोशिश होती है। तो इसी कारण से आपने देखा कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया और एक तरह से अमेरिका के जो विरोधी देश हैं उसके साथ वो अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अमेरिका के विरोधियों का जिक्र किया, तो अगर देखें तो चीन है, उत्तर कोरिया है, ईरान है, बेलारूस है, फिर अफगानिस्तान है। क्या एक ताकत का नया रूप, नया एक केंद्र आप देख रहे हैं जो अमेरिका के विरोध में उठ खड़ा हो रहा है और जिसका नेतृत्व रूस करता दिख रहा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और वहां पे हालांकि कोई उनकी सैनिक संधि नहीं है, जैसा नेटो तरह की कोई भी संधि रूस का नहीं है। रूस की संधि बस अभी केवल एक देश के साथ है, वह है नॉर्थ कोरिया। और आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस रूस में अभी भी आए थे और रूस के साथ यूक्रेन के विरोध में वो शामिल हुए थे, उससे जो युद्ध चल रहा है उसमें। ईरान के साथ वैसा कोई मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो सामरिक संबंध है ईरान के साथ भी है। बहुत सारे जो वेपन सिस्टम है उसको रूस ने सप्लाई किया है। वहां पे जो एक न्यूक्लियर बुशहर का जो एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको भी रूस ने, तो ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है और चीन के साथ भी। तो अभी संभावना यह बनती दिख रही है कि अगर चीन के संबंध अमेरिका से और पश्चिमी देशों से खराब होते हैं तो वैसे में रूस इस ढंग का संगठन बनाने की कोशिश करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी ईरान को शामिल कर लिया है। अफगानिस्तान को हालांकि नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान को भी भविष्य में इस ढंग से शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो पश्चिम, खासकर अमेरिका विरोधी जो देश है, उसके साथ रूस अपने संबंध को अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। जी, एक सवाल जिसका उत्तर चाहूंगी संक्षेप में, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर तालिबान के आने के बाद से, तालिबान 2.0 के आने के बाद से खासकर कितने इम्पोर्टेंट रह गए हैं रिश्ते? और दूसरा ये कि हाल के दिनों में इंडिया का जो स्टैंड देखा गया है अफगानिस्तान को लेकर, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सॉफ्ट का जो एक उदाहरण है कि पहलगाम अटैक में भी तालिबान ने उसको कंडेम किया था। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से एक मैसेज था तालिबान का। और भारत को वो भारत के साथ वो अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। उसके कई कारण है, उसमें उनको लगता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो पश्चिमी देशों है उसके माध्यम से वो एड भारत दिलवा सकता है और उसकी जो लेजिटिमेसी है उसकी भी बात भारत कर सकता है। और भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से कोई भी भारत विरोधी टेररिस्ट घटना वहां से स्पॉन्सर नहीं किया जाए और इसको तालिबान इंश्योर करे। पहला तो यह है। दूसरा कि तालिबान के माध्यम से आप पाकिस्तान में भी दबाव बना सकते हैं। और तालिबान में ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भारत चाहते हैं भारत के साथ अच्छे संबंध हो। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो खासकर पाकिस्तान सब स्पॉन्सर्ड जो हक्कानी ग्रुप है वह तो चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं हो, लेकिन जो अफगानी तालिबान है वो भारत के साथ अच्छे संबंध वो बनाना चाहता है। और भारत भी बातचीत शुरू कर दिया, बैक्सनल डिप्लोमेसी पहले से चल रहा था। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की बात हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। भारत को भी लगता है कि कहीं एक होता है कि फोमो जिसको बोला जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब पश्चिमी देश बात कर रहे हैं, रूस बात कर रहा है, चीन ये सब पहले से वहां पे है, तो हम क्यों वहां पे छूट रहे हैं? तो इस कारण भी भारत की नीति में भी परिवर्तन हुआ है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी तक वहां पे एक टेक्निकल टीम को भारत ने रखा है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे दूसरे स्टाफ्स भी एम्बेसी में अभी शुरू हो सकते हैं वहां पे जाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार जो बता रहे थे कि अफगानिस्तान को लेकर रूस के फैसले के मायने क्या हैं। और बीते कल एक और अहम घटना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति ने फ़ोन पर बात की और संदीप ये छठी बार था जब दोनों नेताओं ने आपस में बात की। और फ़ोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा, हमारी बात हुई, ये काफी लंबी बातचीत थी। हमने ईरान समेत कई मुद्दों पर बात की। यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। मैं इसे लेकर खुश नहीं हूँ। ट्रंप इस बात से नाराज हैं मानसी कि पुतिन यूक्रेन के साथ जंग रोकना नहीं चाहते हैं। वहीं रूस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि ट्रंप ने जंग खत्म करने की बात की थी, जिसके जवाब में रूस का कहना था कि जब तक यूक्रेन में उसका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा और जब तक जंग के जड़ में रही वजह को खत्म नहीं कर दिया जाता है तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। यानी यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो जो उसकी मांग रही है। और ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत थी उसके कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन का ये कहना है कि रूस ने जो हमला किया उस पर उसमें
रिकॉर्ड 550 ड्रोन, 11 मिसाइलें दागी गई हैं और यूक्रेन के अनुसार इसमें से 72 ड्रोन्स ऐसे थे जो यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को भेद कर अंदर आ सके थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा का भी ये कहना है कि यह हमला पुतिन ने जानबूझकर किया है और इसके जरिए वो संकेत दे रहे हैं कि वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बात जंग के एक दूसरे मोर्चे की, यानी इसराइल गजा युद्ध की। गजा में राहत सामग्री बांटने वाले इसराइल अमेरिका समर्थित संस्था गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के लिए काम कर चुके एक पूर्व सुरक्षा गार्ड ने BBC से बात की है। उन्होंने बताया है कि मदद के लिए इंतजार कर रहे लोगों पर उनके साथियों ने फायरिंग की थी। और GHF ने मई में राहत सामग्री वितरण का काम शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तब से इस संस्था के वितरण केंद्रों के आसपास तकरीबन 400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसी हफ्ते 100 से ज़्यादा एजेंसियों ने एक अपील की थी जिसमें कहा गया था कि इस्राएली सैनिक मदद लेने के लिए आए गजा के लोगों पर नियमित रूप से गोलियां चला रहे हैं। हालांकि इसराइल ने इससे इनकार किया है। फाउंडेशन ने भी इस दावे को गलत बताया है संदीप, लेकिन ये जो पूर्व सुरक्षा गार्ड हैं उनका ये कहना है कि GHF के लिए काम करने वाले कर्मचारी भी निहत्थे फिलिस्तीनियों पर मशीन गन से फायर करते हैं। सुनिए यरूशलेम से BBC संवाददाता लूसी विलियमसन की ये रिपोर्ट BBC संवाददाता सुमिरन की आवाज में। और आपको ये बता दें कि इसराइल ने गजा में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों से जुड़े पत्रकारों के स्वतंत्र प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। Days after Gaza's new aid operation began, one US security guard was already having doubts. गजा में राहत सामग्री बांटने के लिए शुरू हुए नए अभियान के बाद ही एक अमेरिकी सुरक्षा कर्मी को शक होने लगा था। उन्होंने हमें अंदर की साइट नंबर 4 की एक फुटेज दी जिसमें ये देखा जा सकता है कि उनके साथी गॉड सामान लेकर लौटते हुए फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। First machine gun fire from a watchtower. पहले वॉच टावर से मशीन गन से गोलीबारी की गई। इसके बाद पास ही मौजूद एक अन्य गार्ड ने 20 गोलियां और चलाईं। जब ये आदमी इस समूह पर गोलियां बरसा रहा था तब वो आदमी नीचे गिर गया। वो बेसुध हो चुका है। उसके बाद वहां खड़े दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि शायद तुमने एक और को मार गिराया है। इसके बाद वे लोग इस बात पर हंसने लगे। पूर्व सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे अपनी पहचान छिपाने को कहा था। उसने बताया कि उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। मैंने ये बातें सीधे ऊपर के लोगों को बताई थीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि जो व्यक्ति नीचे गिरा उसे गोली लगी थी। हो सकता है कि वो किसी के धक्के से गिर गया हो या फिर थक कर गिर गया हो और उसकी मौत हो गई हो। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टरों की ओर से फलस्तीनियों पर गोलियां चलाने की कई घटनाओं के वो गवाह रहे हैं। इनमें एक महिला भी थी जिन्हें ग्रेनेड धमाके में घायल होने के बाद बेसुध हालत में एक खच्चर वाली गाड़ी पर लादा गया था। उन्होंने बताया कि टीम लीडर्स कॉन्ट्रैक्टरों की भीड़ को संभालने के लिए सही दिशा निर्देश देने की बजाय गजा के लोगों को ज़ॉम्बियों की भीड़ कहते हैं। आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर आप किसी बात से असहज हैं तो पहले गोली और फिर सवाल। अगर आपको खतरा महसूस होता है तो जान लेने के लिए गोली चलाइए, फिर सवाल करिए। क्या ये शब्दशः है? ये शब्दशः है। अगर हम एक साइट पर हैं और वहां कोई हम पर आक्रामक हो रहा है तो उसे मार दो। GHF ने इन दावों को गलत बताया और दावा किया कि उसके वितरण केंद्रों पर आम लोग गोलीबारी की जद में कभी नहीं आए। BBC ने एक इंटरनल रिपोर्ट देखी जिसमें पता चलता है कि पिछले 12 दिनों में राहत सामग्री बांटने के दौरान किसी न किसी तरह बड़ी संख्या में गजा के नागरिक हताहत हुए हैं। GHF का कहना है कि साइट पर कोई भी घायल नहीं हुआ, ना ही किसी को गोली मारी गई। ये साफ झूठ बात है। वो ये बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में नहीं जानते या फिर उन्हें इसका अंदाजा नहीं है। वो इस बारे में जानते हैं। मैंने उनको इस बारे में बताया है और उन्होंने ये देखा है। इसराइल ने कहा कि राहत के लिए जो नया सिस्टम बनाया गया था उसका मकसद राहत सामग्री को हमास के लड़ाकों तक पहुंचने से रोकना है, लेकिन इसकी आलोचना की गई क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को कुछ चंद भीड़ भाड़ वाले वितरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए
युद्ध के क्षेत्र से होकर गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों और गजा के लोगों ने भी इसकी निंदा की थी। अब इस मामले पर अनदेखी किए जाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये थी यरूशलेम से लूसी विलियमसन की रिपोर्ट, जो सुना रही थी सुमिरन। अब बात अमेरिका की, जहां कई दिनों की मैराथन बहस के बाद ट्रंप का महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है। ये बिल सीनेट में भी पास हो चुका है। जी, यह बिल उस दिन पास हुआ है जब अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा था और ऐसे ही एक समारोह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शरीक हुए। There could be no better birthday present for America than the phenomenal victory we achieved just. अमेरिका के लिए जन्मदिन का इससे बेहतर तोहफा कुछ और हो नहीं सकता है। कुछ घंटे पहले ही हमने एक शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कर दिया है, अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए। अमेरिका का स्वर्णिम युग आ चुका है। यही तो है स्वर्णिम युग। ये शब्द कितना खूबसूरत है। मैं अपने पहले कार्यकाल में इसे कह नहीं सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यह कार्यकाल पहले वाले को भी पीछे छोड़ देगा। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल चर्चा में क्यों रहा, ये जानिए तो पता चलेगा कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें अमीरों को टैक्स में छूट देने, कम आय वालों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करने और सीमा पर कड़ी निगरानी के लिए बजट आवंटित करने का प्रावधान है। ट्रंप ने भले ही इस बिल की तारीफ की है, लेकिन उनके कुछ समर्थकों ने इसकी लागत और इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। और मानसी, यही कारण रहा है कि ये बिल बहुत कम अंतर से पास हुआ, महज 4 वोटों से। 4 वोट, क्योंकि कई रिपब्लिकन भी इस बिल से नाखुश थे और बिल के पक्ष में रिपब्लिकन सदस्यों की भारी लामबंदी के बाद भी अंत में सिर्फ 2 रिपब्लिकन सदस्य ऐसे बचे रह गए थे जिन्होंने विरोध में वोट किया। और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के प्रमुख केन मार्टिन ने इस कानून को लेकर कहा है कि ये साफ संदेश है कि अगर आप अरबपति नहीं हैं तो आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बिल को बेपरवाही वाला और क्रूर बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ अरबपतियों को टैक्स में छूट देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वहीं एरिजोना से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता स्टैन टिन ने बताया, To their credit, they did pass this bill. The problem for them. इस विधेयक को पास कराने का श्रेय जिन लोगों को जाता है, उनके लिए समस्या ये है कि इस बिल में क्या है। ये बिल बड़े पैमाने पर सबसे अमीर अमेरिकियों और बड़े कॉरपोरेशनों को फायदा पहुंचाता है, जबकि अमेरिका के मेहनतकश वर्ग को नुकसान होता है, क्योंकि इससे उनकी स्वास्थ्य सेवा छिन जाती है, ऊर्जा की लागत बढ़ती है। जैसे जैसे अमेरिकी जनता इसके बारे में जानेगी, वो इस बिल को नापसंद करेगी, अगले चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी ट्रंप के इस बिल का मुखर विरोध किया है। उन्होंने बीते दिनों इस बिल को आम लोगों के लिए सजाए मौत करार दिया था। So-called big beautiful bill is one of the most dangerous pieces of legislation. ट्रंप का कथित बिग ब्यूटीफुल बिल हमारे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक विधेयक है। यह अरबपति वर्ग के लिए एक गिफ्ट है, जबकि यह कामकाजी परिवारों को दर्द देने वाला है। यह बिल भ्रष्ट चुनावी फंडिंग सिस्टम का प्रतिबिंब है। और ये बिल अब राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये औपचारिक तौर पे कानून बन जाएगा। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, कई रिपब्लिकन सेनेटर इस बिल से चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगले साल जो मध्यावधि चुनाव हैं, इसका असर उस पर पड़ सकता है। और अब वक्त है ये बताने का कि कहानी जिंदगी की में इस बार आप क्या सुनेंगे। उस्ताद अमजद अली खान ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई पहचानता है। उनका परिवार पुश्त दर पुश्त सरोद बजाता आ रहा है। उस्ताद अमजद अली खान ने अपने करियर, शादी के साथ साथ फिल्मी म्यूजिक पर बात की वरिष्ठ पत्रकार इरफान से। हमको बताइए खान साहब कि पैदा तो आप ग्वालियर में हुए और मेरा ख्याल है कि 12 बरस की उम्र तक आप ग्वालियर ही में रहे। क्या है कि वो ग्वालियर में मियाँ तानसेन पैदा हुए, उनकी समाधि है ग्वालियर में। तो हम लोग का सरनेम बंगश ज़रूर है, लेकिन कई जगह लोग बंगश घराना लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, घराना तो सैनिया बीनकार घराना। और वहीं पर वाली साहब हमारे बहुत बिजी रहते थे, यानी ग्वालियर से वो अकेले म्यूजिशियन थे जो पूरे देश में हवाई जहाज से वो डरते थे। उनका ये ख्याल था कि एक जीवन में आप एक ही काम कर सकते हो, या स्वर को वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं,
कि भाई या तो स्वर को समझ लो या किताब को समझ लो। जितना पैटर्नेज हमें जो रियासतों के ज़माने में म्यूज़िक को जिस रिलैक्सेशन के साथ, जिस बेफिक्री के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते थे बिना ये सोचे कि कल को खाएंगे क्या, ये वाला दौर ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से बदला। और चाहे वो आपके वालिद हों या फिर ख़ुद आपके सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि कैसे सरवाइव कैसे किया जाएगा विद म्यूज़िक को वो डेडिकेशन देते हुए। यानी जब राजा महाराजा का वक्त ख़त्म हुआ तो हमारे वालिद साहब को 275 रुपये की पेंशन मिली। और वहाँ एक म्यूज़िक कॉलेज है ग्वालियर में, माधव म्यूज़िक कॉलेज। तो महाराजा साहब जो उस ज़माने में थे, कहले खान साहब आप थोड़ा देख लिया करिए आके इसको, तो 150 रुपया वहाँ से मिलता था। राजा महाराजाओं के टाइम हम लोग हमेशा इस बात की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने पेट्रोनाइज करा, लेकिन अगर आप देखें तो वो म्यूजिशियंस की एक बहुत बड़ी सज़ा भी थी कि हर रोज़ एक राजा जिसको समझ नहीं है म्यूज़िक की, उसको खुश कैसे करना है। तो वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती थी और डरे हुए रहते थे म्यूजिशियंस कि राजा नाराज़ हो जाएगा तो शायद नौकरी निकल जाएगी। तो वो एक अलग ज़माना था राजा महाराजाओं का, लेकिन वो बहुत क्रेडिट देना होगी राजा महाराजाओं के। अगर अकबर बादशाह नहीं होते तो मियाँ तानसेन नहीं पैदा होते। तो हर स्टेट में, बड़ौदा में उस्ताद फैयाज़ खान साहब, दूसरे गायक थे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, वो मैसूर दरबार में कोर्ट म्यूजिशियन थे। हमारा परिवार सिंधिया परिवार में कोर्ट म्यूजिशियन रहे। एक और पहलू है, अगर आप देखें कि हालांकि उस बात को ज़माना हो गया जब आपने खुद धर्म के बंधनों को लांघ कर आपने एक गैर मुस्लिम एक स्त्री से आपने शादी की। अभी आप कैसे देखते हैं इसको, जब उस ज़माने का फैसला और उसके बाद एक पीढ़ी और गुजर गई, फिर तो ये जो अदर रिलीजन्स के बीच एक जो मैरिड रिलेशंस और दोस्तियाँ, उसको आप कैसे देखते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चों की कुंडली बनवाता है और शादी से पहले कुंडलियाँ देखी जाती हैं और साल भर में शादी टूट जाती है। कुंडली वाली शादी, हमारी बग़ैर कुंडली की शादी हुई है। तो वो वक्त ऐसा था मेरी लाइफ का कि मैं बड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। और उस ज़माने में बेंगलोर में एक पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर निज़ामुद्दीन, उनकी वाइफ थी लक्ष्मी, डिसेबल्ड थी वो। जब भी मैं बेंगलोर में जाता था बजाने, वो अपनी वाइफ को गोद में लेके फ्रंट रूम में बिठा देते थे। तो मैं बजा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब था और आई वांटेड टू सेटल। तो वो मुझे साईं बाबा के पास ले गए और पुट्टापार्थी, और बाबा को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते थे, बड़ी अपीलिंग वॉइस थी उनकी। तो ही कुड रीड माई माइंड, कहते हैं वो एसमीज़ लड़की अच्छी है। और मैं देख चुका था, मिल चुका था। मेरी वाइफ सुबलक्ष्मी, बरुआ सरनेम उनका। थोड़ा इट वॉज ए मतलब फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ जैसे होती है कि भाई ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, लेकिन वो मालिक का करम था कि वो हम लोगों का शादी ब्याह हो गई। उस्ताद अमजद अली खान से बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार इरफान, और ये पूरा इंटरव्यू आप सुन सकते हैं BBC हिंदी की वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पर। और अब जानते हैं इंडिया इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के बारे में। और मैच की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं BBC संवाददाता प्रभात पांडे। मानसी, एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन बड़ी तेजी से हालात बदलते हुए कहानी अटैक और काउंटर अटैक की। पहले भारतीय बॉलर्स ने अटैक किया, लेकिन फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जोरदार काउंटर अटैक किया और अभी इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 357 रन हो चुका है। सोचिए कि कभी 5 विकेट पर 84 रन इंग्लैंड के थे। फॉलो ऑन के लिए स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड की टीम, और कहाँ उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया कि अब वो ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि भारत की पारी से अभी भी वो 200 रन से ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेमी स्मिथ ने
करीब 150 रन से ज्यादा का स्कोर कर लिया है। ब्रुक भी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है वो टेस्ट नहीं T20 खेल रहे हैं। और ये थोड़ी सी हैरानी की बात है और भारतीय गेंदबाजों और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है कि टीमें कमजोर स्थिति में होने के बाद नर्वस होती हैं, भारतीय बॉलर्स मजबूत स्थिति में होने के बाद नर्वस हो गए। कहाँ इंग्लैंड के बैट्समैन को नर्वस होना चाहिए था, नर्वस भारतीय गेंदबाज हो गए। और अनुभवहीनता की कमी साफ दिख रही है। पहला टेस्ट मैच भी भारत लगभग 4 दिन हावी था लेकिन हार गया। दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह की कमी जो है वो भारत को खल रही है और फिलहाल टेस्ट इस तरह से चल रहा है कि अब वो 50-50 हो चुका है। तो ये थे बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे। आज पॉडकास्ट में इतना ही, हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात अब सोमवार शाम को होगी। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और संदीप राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।